में 4 आतंकवादियों को मार गिराया। सुरक्षा सूत्रों ने बताया कि आतंकवादियों का सुराग मिलने पर डारम डोरा गांव में घेराबंदी करके तलाशी अभियान शुरू किया गया। राज्य के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने बताया कि मारे गए सभी आतंकवादी स्थानीय हैं। शोपियां जिला ऑपरेशन में 4 मिलिटेंट्स मारे गए हैं। इस ऑपरेशन में पुलिस, आर्मी और सीआरपीएफ ने हिस्सा लिया। इस मिलिटेंट ग्रुप का जो कमांडर है शौकत अहमद मीर, इसका 2015 से मिलिटेंसी के साथ वास्ता है। इसमें बाकी जो 3 मिलिटेंट है अपने साथ इसमें अपने ग्रुप में शामिल किए थे। इन चारों मिलिटेंट से बड़ी तादाद में असला और अम्यूनिशन और बाकी जो मटेरियल है वो पकड़ा गया है। सरकार ने कहा है कि भारत में नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की स्थिति के बारे में किसी अन्य देश की सरकार को टीका टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। अमेरिकी विदेश विभाग की अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रकाशित ताजा रिपोर्ट पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि भारत एक सशक्त लोकतंत्र है जहां संविधान धार्मिक स्वतंत्रता को संरक्षण प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि भारत को धर्मनिरपेक्षता, विशालतम लोकतंत्र और बहुलतावादी समाज के साथ सहिष्णुता और समावेशिता के प्रति अपनी वचनबद्धता पर गर्व है। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान अल्पसंख्यकों सहित अपने सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनसंघ के संस्थापक और भाजपा के आदर्श डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। अपने संदेश में नरेंद्र मोदी ने कहा कि सच्चे देशभक्त और प्रखर राष्ट्रवादी डॉक्टर मुखर्जी ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उन्होंने कहा कि मजबूत और संगठित भारत के लिए डॉक्टर मुखर्जी की सशक्त भावना हम सभी को प्रेरणा देती है और ये 130 करोड़ भारतवासियों को शक्ति भी प्रदान करती है। भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा तथा अन्य नेताओं ने नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जेपी नड्डा ने राजधानी दिल्ली में शहीदी पार्क जाकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता डॉक्टर मुखर्जी के बताए रास्ते और आदर्शों पर चलने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ साथ भारत को मजबूत करने के लिए जिन्होंने अपना सारा जीवन लगाया, ऐसे महापुरुष हमारे दल के प्रथम अध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने कार्य किया। प्रखर राष्ट्रवाद से ओतप्रोत होकर देश की सेवा करना यह उनका उद्देश्य था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संदेश में कहा कि देश के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उल्लेखनीय योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। उधर पश्चिम बंगाल में भी बलिदान दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राज्य के ऊर्जा मंत्री सुमोन देव चटर्जी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष और अन्य गणमान्य लोगों ने सुबह कोलकाता में डॉक्टर मुखर्जी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बिहार में मुजफ्फरपुर में 100 बिस्तरों वाली बाल सघन चिकित्सा इकाई की स्थापना की जाएगी। केंद्र और बिहार सरकार के दलों ने इसके लिए स्थान और रूपरेखा तय कर ली है और इसका निर्माण केंद्र प्रायोजित योजना के तहत किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बिहार में दिमागी बुखार की स्थिति की समीक्षा के बाद कहा कि कई विभागों के डॉक्टरों का केंद्रीय दल 1 सप्ताह से भी अधिक समय से मुजफ्फरपुर में है और रोगियों को 24 घंटे सेवाएं दी जा रही हैं। इस बीच मुजफ्फरपुर और आसपास के इलाकों में पिछले 24 घंटों में 7 और बच्चों की मौत के बाद राज्य में दिमागी बुखार से मरने वालों की संख्या 171 हो गई है। दक्षिण पश्चिम मानसून महाराष्ट्र और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों सहित कई राज्यों तक बढ़ गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक केजे रमेश ने आकाशवाणी को बताया कि मानसून काफी सक्रिय है। एक्टिव मानसून कंडीशन चल रहे हैं। पिछले 3-4 दिनों में काफी तेजी आई है, अच्छी बारिश विस्तार से हुई है। मानसून अभी तक साउथ कोंकण और पूरा कर्नाटक, पूरा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, पूरा उत्तर पूर्व इलाकों में प्रवेश कर चुका है। ओडिशा में विद्यालयों में उपस्थिति बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने स्कूल से 1 किलोमीटर से दूर रहने वाले छात्रों को आने जाने का खर्च देने का निर्णय लिया है। जिन विद्यार्थियों की उपस्थिति 30% से अधिक रहेगी उन्हें ही परिवहन भत्ता दिया जाएगा। ये फैसला राज्य के विद्यालय और जनशिक्षा मंत्री समीर रंजन दास ने एक समीक्षा बैठक में लिया। एक रिपोर्ट।
नगद प्रोत्साहन अभिभावकों को वर्ष में 10 महीने के लिए दिया जाएगा। विद्यालय में 75% से अधिक उपस्थिति रखने वाले छात्रों को 600 रुपए प्रति माह का यात्रा भत्ता दिया जाएगा, जबकि 50 से 75% उपस्थिति वाले बच्चों को 400 रुपए और 30 से 50% की उपस्थिति वाले बच्चों को 300 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। राज्य सरकार ने 10 से कम छात्रों की संख्या वाले राज्य के 966 विद्यालयों को बंद करने का भी निर्णय लिया है। भवतारिणी। त्रिपुरा में हथकरघा और हस्तशिल्प में व्यापार के अवसर लगातार बढ़ रहे हैं। राज्य को बांस उत्पादों के सहारे आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ग्रामीण महिलाओं को बांस के हस्तशिल्प की नई डिजाइन तैयार करने और उनकी पॉलिश करने का प्रशिक्षण दे रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में बांस उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए कुछ उद्यमियों ने स्टार्टअप भी लगाए हैं। 2 इंजीनियरिंग स्नातकों एनआईटी वारंगल से शिवा प्रसाद घोष और एनआईटी अगरतला से शुभजीत चौधरी ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक नया स्टार्टअप उद्यम शुरू किया है। ये उद्यम स्थानीय शिल्पकला उत्पादों के विपणन और पर्यावरण के अनुकूल नए उत्पादों को डिजाइन करने पर ध्यान केंद्रित करता है। इनके स्टार्टअप का नाम योंगमन कॉमर्स लिमिटेड है और उनका वेब पोर्टल एड्रेस ogocraft.com है। आकाशवाणी से बातचीत में शिवा प्रसाद ने कहा, हम लोगों का जो वेबसाइट है वो एक्चुअली ये नॉर्थ ईस्ट और पर्टिकुलरली त्रिपुरा साइड के हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट जितने प्रोडक्ट्स है उसको नेशनल प्लेटफॉर्म में लेके जाना। जियोग्राफिकली चैलेंज होने के कारण हमारे प्रोडक्ट्स पूरा देश तक नहीं पहुंचता है और आज के डेट में जो ई कॉमर्स का ट्रेंड है उसमें के लोगों को दूर से बैठ के ही ये प्रोडक्ट देखने के लिए मिलता है। सो हमने एक नया वेबसाइट डिजाइन किया, इसके थ्रू कोई भी प्रोक्योर कर सकता है, परचेस कर सकता है। इन 2 युवा इंजीनियरों के उद्यम से त्रिपुरा सहित अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के शिल्प उत्पादों को भारत और विदेशों में एक बड़ा बाजार मिलने की उम्मीद है। अगरतला से सुभाशीष चंदा की रिपोर्ट के साथ अंजुम आलम। आज अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस है। ये दिवस पूरे विश्व में किसी भी भेदभाव को दरकिनार करते हुए विभिन्न खेलों में सहभागिता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। युवा मामले और खेल मंत्री किरण रिजिजू ने एक ट्वीट में सभी खिलाड़ियों से अनुरोध किया कि वे देश और खेलों की गरिमा को ध्यान में रखते हुए प्रतिबंधित दवाओं के सेवन से बचें और स्पर्धाओं में विशुद्ध खेल भावना से भाग लें। ये दिन केवल खेलकूद गतिविधियों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे विश्व में खेलों में निष्पक्षता, एकता और सम्मान की ओलंपिक भावना को बढ़ावा देने का अंतर्राष्ट्रीय प्रयास भी है। सरकार ने वर्ष 2025 तक देश से टीबी के उन्मूलन के लिए एक राष्ट्रीय योजना तैयार की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने शुक्रवार को लोकसभा में बताया कि देश में प्रतिवर्ष तपेदिक के लगभग 27.5 लाख मरीज सामने आते हैं, जो कुल संख्या के हिसाब से सर्वाधिक है। पिछले वर्ष देश में 5.5 लाख से अधिक लोग उपचार के बाद स्वस्थ हो गए। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री और अवामी लीग की अध्यक्ष शेख हसीना ने आज राजधानी ढाका में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर पार्टी के 70वें स्थापना दिवस कार्यक्रमों का औपचारिक उद्घाटन किया। उन्होंने बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद कहा कि बांग्लादेश ने 3 लाख शहीदों के बलिदान के बाद 1971 में पाकिस्तान से आजादी पाई। उन्होंने कहा कि देश प्रगति कर रहा है और राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान की हत्या से राष्ट्र का खोया सम्मान बांग्लादेश ने दोबारा हासिल कर लिया है। समाचार दर्शन आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रसारित किया जाता है। संपादक एवं प्रस्तुतकर्ता मुकेश कुमार और अभिषेक कुमार सिंह, प्रवक्ता विशाल शर्मा। नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 8:30 बजे हैं और ये FM गोल्ड पर ये समय है आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स स्कैन का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं ताज़ा तरीन खेल समाचार।
आज के स्पोर्ट्स कैन के संग के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह, और आज तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार जी राजा रमन। राजा, आपका स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार सिद्धार्थ। इससे पहले कि हम तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करें, सबसे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक के स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में पाकिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए 300 रन का लक्ष्य दिया है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन FIS सीरीज फाइनल्स का खिताब जीत लिया है। हाले ओपन टेनिस टूर्नामेंट में स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर ने फ्रांस के पेरे ह्यूज हर्बर्ट को हराकर जगह बना ली है, और ब्राजील ने ग्रुप ए के आखिरी राउंड मुकाबले में पेरू को 5-0 से हराकर कोपा अमेरिका का फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। और सबसे पहले बात करते हैं आईसीसी क्रिकेट विश्व कप की। जी हाँ, इस समय पूरे देश की नजर टिकी हुई है आईसीसी क्रिकेट विश्व कप पर। इसमें आज लॉर्ड्स में दक्षिण अफ्रीका का मुकाबला पाकिस्तान से चल रहा है। पाकिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए 309 रन का लक्ष्य दिया है, और इस समय दक्षिण अफ्रीका एक विकेट पर 72 रन बना चुकी है, और इसका 17वां ओवर इन प्रोग्रेस है। और जहां तक हाशिम अमला जो शुरुआती इसमें रहा है, हाशिम अमला 2 रन बनाकर आउट हो गए हैं। क्विंटन डी कॉक और फाफ टू प्लेसी अभी क्रीज पर हैं, और हमारे साथ राजा पूरे विश्व कप पे नज़र बनाए हुए हैं शुरू से ही, और आज हमारे बीच में है। राजा, किस तरीके से देख रहे हैं कि 309 रन का लक्ष्य हासिल करना है दक्षिण अफ्रीका को, तो मैच किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है? एक इम्पॉर्टेंट विकेट अभी गिर चुका है। मुश्किल है, क्योंकि मुश्किल कहना मुश्किल है। दक्षिण अफ्रीका को विश्वास करना होगा कि वो 309 रन बना लेंगे और ये मैच जीतेंगे, क्योंकि हार जाएंगे तो विश्व कप से बाहर होंगे। उनके बाकी जो 2 मैचेस बचे हैं उसका कोई खास फायदा नहीं होगा उनका, अगर वो जीत भी लें। आज जीतना जरूरी है दक्षिण अफ्रीका को। पाकिस्तान के भी सूरत हाल यही है, ये मैच जीतना होगा। तो कड़ा संघर्ष चल रहा है। अभी तो 80 रन बने हैं, 16वां ओवर चल रहा है, और मुझे लगता है कि दक्षिण अफ्रीका पूरा प्रयास करेगा ये मैच जीतने के लिए, और दिलचस्प होगा। मैं आई एम नॉट बीइंग अ कैट ऑन द वॉल कि आपके सवाल का सीधा नहीं जवाब दे सकता, क्योंकि ये क्रिकेट है और यहाँ पे अनसर्टेनिटीज बहुत होती है। मुझे लगता है दक्षिण अफ्रीका जिस तरीके से, जिस अंदाज से चेस कर रहा है, दे कैन गो एंड विन दिस मैच। बिल्कुल। और इससे पहले पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हारिस सुहेल ने आज 59 गेंदों में 89 रन की शानदार पारी खेली, बहुत बढ़िया इनिंग बनाए। और जी, तो शायद 300 का लक्ष्य जो उनका था कि 300 के ऊपर बनाना है, तो उसको भी कहीं ना कहीं इसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। और इसके बाद बाबर आजम ने 69 रन बनाए। फ़खर जमान और इमामुल हक, उन्होंने दोनों ने बराबर 44 रन की पारी खेली है। तो कहीं ना कहीं बड़े स्कोर बनाने में आज पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया। सिद्धार्थ, और भी बड़ा बन सकता था स्कोर। जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत किया नई गेंद के अगेंस्ट, मुझे लग रहा था कि 350 का स्कोर शायद आ सकता है, लेकिन इमरान ताहिर ने 2 विकेट निकाले। दोनों ओपनर के विकेट इमरान ताहिर के नाम है जी। और वो लेग स्पिनर आके रन बनाने का जो गति है उसको कम किया, और तब जाके 300 भी नजर नहीं आ रहा था। लेकिन हैरिस सोहेल आए और फिर उन्होंने जिस तरीके से बल्लेबाजी की, काफी विस्फोटक इनिंग खेली है उन्होंने, हैरिस सोहेल ने। और ये मैच वो आए, शोएब मलिक की जगह उन्हें मौका मिला इस मैच में खेलने का, और उसका भरपूर फायदा उठाया हैरिस सोहेल, और पाकिस्तान को 300 का जो स्कोर है उसको पार करने का एक अंजाम दिया। जो ख्वाब होता है 300 पार करना, लेकिन उसको अंजाम देना हैरिस सोहेल के बदौलत। बिल्कुल। जैसा राजा भी आपने कहा कि दोनों पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका दोनों टीमों के लिए आज ये मैच एक बड़ी चुनौती है। अगर उनको इस विश्व कप में बने रहना है तो ये मैच कहीं ना कहीं उन्हें जीतना ही होगा। इसलिए ये और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है ये देखना कि इस मैच में जीतना ये क्वार्टर फाइनल जैसा हो गया। सेमीफाइनल तो दूर की बात है, ये उससे पहले नॉकआउट शुरू हो गए पाकिस्तान के लिए, और फिर
दक्षिण अफ्रीका के लिए, तब जाके ये मैच दिलचस्प हो गया है। और अगर पाकिस्तान जीत जाता है तो हैरिस सोहेल और कुछ बॉलर मुझे लगता है बॉलिंग में उतना दम नहीं है आज जो धार होना चाहिए वो किसी भी बॉलर में नजर नहीं आया। फिर की गेंदबाज क्या करते हैं देखने वाली बात है। और जिस तरह से भारत पाकिस्तान का जब मुकाबला हुआ था, इसके बाद से पीसीबी में भी बहुत सारे चेंजेस आपने देखे कि किस तरह से हुआ, और आज ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि इस मैच में क्या होता है। और इस बीच कुछ बात करते हैं, कल जो भारत और का मैच था, भारत अफगानिस्तान का, उसमें विश्व कप के इतिहास में जो हुआ है मैच में हैट्रिक लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज बने हैं मोहम्मद शमी, और उन्होंने एक अच्छी बात कही कि विकेट कीपर महेंद्र सिंह धोनी की सलाह को उन्होंने ध्यान में रखा था और परफेक्ट यॉर्कर डालकर अपनी हैट्रिक उन्होंने पूरी करी। और जिस तरीके से उन्होंने, मतलब जैसा कि आपने कहा कि इसके पहले सोहेल के बारे में भी, तो इनका भी जो वापसी हुई और जिस तरह से धमाकेदार उन्होंने प्रदर्शन किया, वो कहीं ना कहीं बड़ी भूमिका निभाया उसने। नहीं, ये गेंदबाजों का जीत है। मुझे विराट कोहली ने एक अच्छी पारी खेली थी जी, और उसके बाद गेंदबाज को जिताना जरूरी पड़ गया भारत के लिए। बनाना पेल कहते हैं इंग्लिश में जी, भारत फिसल भी सकती थी जी, और गिर के हार का सामना भी करना पड़ गया होता, लेकिन जिस तरीके से बुमराह और मोहम्मद शमी ने आखिर के 2 ओवर किए और विकेट निकाले और भारत को जीत की ओर ले गए, शानदार रहा। मुझे नहीं लगता कि फैन को बहुत मजा आया होगा क्योंकि दिल की धड़कनें तेज हो गई होंगी, कहीं थम भी गई होंगी कि ये मैच कहीं भारत हार न जाए। तो अच्छी बात हुई कि शमी दूसरे से भारतीय गेंदबाज बने चेतन शर्मा के बाद जो हैट्रिक बना गए। बिल्कुल, 1987 के विश्व कप में चेतन शर्मा ने ये कारनामा कर दिखाया था। और कहीं ना कहीं एक चीज ये इस मैच ने एक मैसेज भी दिया कि कभी भी आप अपने प्रतिद्वंदी को कमजोर ना समझें, चाहे वो मुझे नहीं लगता भारतीय टीम अफगानिस्तान को कमजोर रखा है। उनके फिरकी गेंदबाज को 34 ओवर किए थे जी, और जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी की लाजवाब। हमें लगता है कि भारत के गेंदबाज फिरकी गेंदबाज के बल्लेबाज फिरकी गेंदबाज के अगेंस्ट हावी होंगे। मुझे नहीं लगता भारतीय टीम में अब वो क्षमता है जो हमेशा ही नजर आती थी पहले के फिरकी गेंदबाज के अगेंस्ट तो हम काफी रन बनाते हैं। जिस तरीके से धोनी और केदार जाधव का साझेदारी था, कईयों को नहीं लगा कि भारत ये मैच जीतेगा, लेकिन गेंदबाजों को श्रेय जाता है। जिस तरीके से शमी, भुवनेश्वर कुमार, कुलदीप और चहल, एक शानदार कैच भी लिया था चहल ने, ये भारत के लिए सही साबित हो जी। और आज एक और खबर है कि भारतीय कप्तान विराट कोहली पर अफगानिस्तान के खिलाफ जो मुकाबला हुआ था, इसमें आईसीसी की आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर मैच फीस का 25% जुर्माना लगाया गया है। विराट पर आईसीसी के खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के लिए आईसीसी आचार संहिता के लेवल 1 के उल्लंघन के लिए जुर्माना ये लगाया गया है, क्योंकि उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ विश्व कप मुकाबले के दौरान ज्यादा अपील करने को लेकर हुआ, क्योंकि अफगानिस्तान पारी के 29वें ओवर में विराट एलबीडब्ल्यू फैसले की अपील करते हुए आक्रामक अंदाज में अंपायर अलीम डार की तरफ बढ़े थे। देखिए, आक्रामक शायद अलीम डार का अपना सोच है, लेकिन विराट नहीं होते अगर वो नहीं करते जी। उनके अंदर जो ऊर्जा है जी, उसको कहीं ना कहीं वो प्रदर्शित करना चाहते हैं, दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि अंदर एक ऊर्जा है। अपनी टीम को जोश दिलाने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। कई बार नेचुरल भी हो जाता है कि जब आप बहुत ज्यादा उनका सेकंड नेचर है। अगर वो नहीं करते, अगर अपनी जगह खड़े होकर हाउस दैट कहते, तो हमें लगता है कि विराट कोहली को क्या हो गया, तबीयत तो खराब नहीं है जी जी। कई बार आपको अपने नेचुरल फॉर्म में और नेचुरल तरीके से भी पेश आना पड़ता है। बिल्कुल आपने सही बात कही राजा। और अब बात करते हैं हॉकी की। भारतीय महिला हॉकी टीम ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन FIS सीरीज फाइनल्स का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज हिरोशिमा में भारत की महिला टीम ने जापान को 3-1 से हराकर खिताब अपने नाम किया। आइए सुनते हैं इस पर हमारी सहयोगी चारू की ये रिपोर्ट। आज का दिन भारतीय महिला हॉकी टीम के लिए एक ऐतिहासिक दिन रहा, जब उसने मेजबान जापान को 3-1 से हराकर FIS सीरीज फाइनल्स का खिताब जीत लिया। टीम इंडिया की ओर से गुरजीत कौर ने 2 जबकि कप्तान रानी रामपाल ने 1 गोल करके आज की जीत में किरदार निभाया। भारतीय कप्तान रानी को टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला। वहीं फाइनल में 2 गोल करने वाली ड्रैग फ्लिकर गुरजीत कौर को शीर्ष स्कोरर का पुरस्कार मिला। उम्मीद करते हैं कि टीम इंडिया इसी तरह अपनी कामयाबी का परचम लहराती रहेगी। चारू सक्सेना, स्पोर्ट्स स्कैन।
बिल्कुल, टीम इंडिया इसी तरह अपनी कामयाबी का जो परचम है वो लहराती रहेगी। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने FIS सीरीज फाइनल्स का खिताब जीतने के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम को ट्वीट कर बधाई दी है। ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि ये विशाल जीत हॉकी को और लोकप्रिय बनाएगी और कई युवा लड़कियों को खेल की ओर आकर्षित करने के लिए प्रेरणा देगी। तो कितनी बड़ी जीत मानते हैं राजा आप इसको? और जिस तरह से भारत का प्रदर्शन अभी पुरुष वर्ग का हमने जीता ही है और दोबारा अभी महिला उसमें भी, ये पहला कदम है ओलंपिक की ओर बढ़ने के लिए। भारतीय महिलाओं के लिए ये पहला कदम है। ये टूर्नामेंट जीतना जरूरी था, फाइनल खेलना जरूरी था। आप यहाँ से क्वालिफायर्स में जाएंगे, वहां से फिर आपको अगले साल के ओलंपिक्स की तैयारी करनी होगी, वहां पे क्वालिफाई करना होगा। ये जीत मोरलेस तय था सिद्धार्थ। मुझे लगता था कि क्योंकि जापान अभी मेजबान भी है और एशियन गेम्स में गोल्ड भी जीता है, तो जापान का तो तय है कि वो ओलंपिक्स खेलेंगे। वो कई सारे प्लेयर तैयार कर रहे हैं, तो फुल स्ट्रेंथ टीम मुझे नजर नहीं आया जापान का। लेकिन अच्छी बात है कि महिलाओं ने ये टूर्नामेंट जीता है और आक्रामक अंदाज से जीता है। रानी रामपाल और उनके साथियों को बिल्कुल बधाई के हकदार बनते हैं, न सिर्फ प्रधानमंत्री के, हम सब देशवासियों के। क्योंकि हॉकी एक ऐसा खेल है सिद्धार्थ जहां हमारे जज्बात बहुत आसानी से जुड़ जाते हैं। जी बिल्कुल सही बात कही आपने और उम्मीद करते हैं कि आगे ओलंपिक में भी हमारी टीम बेहतर प्रदर्शन करेगी। और अब हम आ जाते हैं टेनिस पे और बात करते हैं हाले ओपन टेनिस टूर्नामेंट की, जिसके फाइनल में 20 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर ने फ्रांस के पेरी हुज हर्बर्ट को 6-3, 6-3 से हराकर 13वीं बार जगह बनाई है। ये इनके बारे में नई चीज कोई कुछ नहीं कह सकता सिद्धार्थ। रोजर फेडरर और टेनिस, खास करके ग्रासकोट टेनिस और हॉल जैसे टूर्नामेंट में लगातार खेलना और 13वीं बार फाइनल पहुंचना, ये आश्चर्य वाली बात है ही नहीं। ये शायद जैसे सूरज ईस्ट में उठता है हर रोज और वेस्ट में ढलता है, रोजर फेडरर का टेनिस खेलना शायद उसी अंदाज में है। इट इज अ पार्ट ऑफ नेचर और उनको देखते हुए, उनके कारनामे सुनते हुए आई थिंक बहुत सारे फैंस खुश होंगे। अब क्योंकि जो तीसरा ग्रैंड स्लैम है विंबलडन के तैयारी टूर्नामेंट कहा जाता है हाले ओपन को, और इसमें भी फेडरर का जबरदस्त रिकॉर्ड है। इस टूर्नामेंट में 9 बार सिंगल्स और 1 बार डबल्स का खिताब वो जीत चुके हैं। विश्व के तीसरे नंबर के खिलाड़ी फेडरर का फाइनल में बेल्जियम के डेविड कोफिन से मुकाबला होगा, जिन्होंने एक दूसरे सेमीफाइनल में इटली के मात्यो बेरेटिनी को 7-6, 6-3 से हराया था। और अब एक कदम दूर है अपना 10वां खिताब जीतने से। नहीं, और ये दिखाता है कि उम्र बढ़ता ही होगा, लेकिन उनके अंदर जो जोश है, जो जज्बा है, जो खेलने का अंदाज है, वो बिल्कुल नहीं बदला है। और शायद एक और बार विंबलडन जीतने का प्रयास जारी है। 2 हफ्ते लगातार हम लोग आकाशवाणी में भी जुड़ेंगे और विंबलडन के साथ हमारा हम सब का जो इंडिया में स्पोर्ट्स फैंस है, सबका एक डीप बॉन्ड है और उसको बरकरार रखने का रोजर फेडरर ने फिर से मौका दिया। और राजा आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहते हैं। हमारे खास जो कवरेज होती है, चाहे वो विश्व कप की पूरी कमेंट्री टीम हो या हमारे पास विंबलडन या टेनिस या अन्य बड़े टूर्नामेंट जितने भी खेल के हैं, उसमें आप उम्मीद है कि इसमें भी आप शिरकत करेंगे। और इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं फुटबॉल को की मेजबान और खिताब के प्रबल दावेदार ब्राजील ने ग्रुप ए के आखिरी राउंड मुकाबले में पेरू को 5-0 के बड़े अंतर से हराकर कोपा अमेरिका का फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। ग्रुप ए में ब्राजील 7 अंकों के साथ शीर्ष पर रहा। उसके दूसरे स्थान पर काबिज वेनेजुएला से 2 अंक ज्यादा रहे। तो इसके लिए भी दोनों के बीच में काफी टक्कर जो है, ब्राजील और ये वेनेजुएला, अमेरिका, चाहे पेरू हो, मतलब फुटबॉल की जब आती है तो ये सारे टीमें जो हैं एक दूसरे के लिए बिल्कुल लैटिन अमेरिकन साइड हमेशा। हाँ, हम लोग भारत में वी लव ब्राजील, और जिस तरीके से ब्राजील के साथ भारतीय फुटबॉल लवर्स का जो प्रेम है वो खत्म कभी होना ही नहीं। जी बिल्कुल। और राजा अब समय हमें इजाज़त नहीं दे रहा है, और इस बीच साउथ अफ्रीका जो है 2 विकेट गिर गए हैं, 91 रन का स्कोर है, और समय में इजाज़त नहीं दे रहा कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं। राजा आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर हमसे चर्चा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। श्रोताओं, आपसे कल एक बार फिर मिलने के वायदे के साथ इजाज़त दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ को। नमस्कार, शब खैर। नमस्कार,
आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। राजस्थान के बाड़मेर जिले में धार्मिक कार्यक्रम में शामियाना गिरने से 14 लोग मारे गए। जम्मू कश्मीर में शोपियां जिले के कीगाम क्षेत्र में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 4 आतंकवादी ढेर। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी रिपोर्ट को खारिज करते हुए भारत ने कहा, हमारे नागरिकों के अधिकारों की स्थिति पर किसी अन्य देश या सरकार को टीका टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं। संसद के दोनों सदनों में कल राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जाएगा। हिरोशिमा में भारतीय महिला हॉकी टीम ने जापान को 3-1 से हराकर FIS सीरीज फाइनल्स का खिताब जीता। और लॉर्ड्स में आईसीसी क्रिकेट विश्व कप के मैच में पाकिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका के सामने 309 रन का लक्ष्य रखा। समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। राजस्थान के बाड़मेर जिले में एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान आंधी और बारिश के कारण एक शामियाना गिर जाने से उसके नीचे बैठे लोगों में से 14 लोगों की मौत हो गई है और 50 अन्य घायल हो गए हैं। एक रिपोर्ट। तेज आंधी और बारिश के कारण राम कथा का पंडाल गिर गया। प्रशासन ने बताया कि हादसे के समय वहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। स्थानीय लोगों ने बताया है कि दम घुटने और गीले पंडाल में करंट के कारण लोगों की मृत्यु हुई। 40 से ज्यादा घायलों का उपचार बालोतरा के सरकारी अस्पताल में चल रहा है। वहीं 10 लोगों को इलाज के लिए जोधपुर मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। श्री मोदी ने कहा कि इस दुख की घड़ी में वे शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं। प्रधानमंत्री ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस दुर्घटना में मारे गए लोगों के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में आज सुबह सुरक्षा बलों ने एक मुठभेड़ में 4 आतंकवादियों को मार गिराया। सुरक्षा सूत्रों ने बताया कि आतंकवादियों का सुराग मिलने पर डारमडोरा गांव में घेराबंदी करके तलाशी अभियान शुरू किया गया। राज्य के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने बताया कि सभी आतंकवादी स्थानीय थे। शोपियां जिला ऑपरेशन में 4 मिलिटेंट्स मारे गए हैं। इस ऑपरेशन में पुलिस, आर्मी और सीआरपीएफ ने हिस्सा लिया। इस मिलिटेंट ग्रुप का जो कमांडर है शौकत अहमद मीर, इसका 2015 से मिलिटेंसी के साथ वास्ता है। इसने बाकी जो 3 मिलिटेंट है अपने साथ इसने अपने ग्रुप में शामिल किए थे। इन चारों मिलिटेंट से बड़ी तादाद में असला और अम्यूनिशन और बाकी जो मटेरियल है वो पकड़ा गया है। सरकार ने कहा है कि भारत में नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की स्थिति के बारे में किसी अन्य देश की सरकार को टीका टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। अमेरिकी विदेश विभाग की अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी रिपोर्ट पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि भारत एक सशक्त लोकतंत्र है जहां संविधान धार्मिक स्वतंत्रता को संरक्षण प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान अल्पसंख्यकों सहित अपने सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। इस संबंध में कल भाजपा ने कहा था कि अमेरिकी सरकार की ये रिपोर्ट पार्टी और नरेंद्र मोदी सरकार के प्रति दुर्भावनापूर्ण है। पार्टी के मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी ने कहा कि रिपोर्ट में अल्पसंख्यक विरोधी हिंसा को सुनियोजित बताया जाना सरासर गलत है। पार्टी नेता शाहनवाज हुसैन ने भारत को अल्पसंख्यकों के लिए सबसे सुरक्षित बताया। फालतू ये बेहुदा रिपोर्ट है। भारत में आजादी के बाद सबसे अगर सुरक्षित माइनॉरिटीज के लिए दुनिया में कोई देश है, अगर मिसाल हो तो भारत नंबर 1 है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के रास्ते पर चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनसंघ के संस्थापक और भाजपा के आदर्श डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि सच्चे देशभक्त और प्रखर राष्ट्रवादी डॉक्टर मुखर्जी ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उन्होंने कहा कि मजबूत और संगठित भारत के लिए डॉक्टर मुखर्जी की सशक्त भावना हम सभी को प्रेरणा देती है और ये 130 करोड़ भारतवासियों को शक्ति भी प्रदान करती है।
भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा तथा अन्य नेताओं ने नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में उनके चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। जेपी नड्डा ने राजधानी दिल्ली में शहीदी पार्क जाकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ साथ भारत को मजबूत करने के लिए जिन्होंने अपना सारा जीवन लगाया, ऐसे महापुरुष हमारे दल के प्रथम अध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने कार्य किया। प्रखर राष्ट्रवाद से ओतप्रोत होकर देश की सेवा करना यह उनका उद्देश्य था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उल्लेखनीय योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। उधर पश्चिम बंगाल में भी बलिदान दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर आज कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। राज्यपाल राम नाईक ने राजधानी लखनऊ में श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल हॉस्पिटल में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी। ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। आपकी उंगली की छाप मशीन नहीं पढ़ पा रही, आपको अब राशन नहीं मिल पाएगा। कुछ तो तरीका होगा। तरीका है आंटी, अगर कभी उंगलियों की छाप या कोई और वजह से वेरीफाई ना हो पाए तो कानून है कि कोई भी दुकानदार राशन देने से मना नहीं कर सकता। आधार लेटर या फिर ई आधार की कॉपी लेकर या उस पे छपे QR कोड को स्कैन करके दुकानदार को राशन देना ही पड़ेगा। चलिए आपका आधार डाउनलोड करके प्रिंट लेते हैं। मैं हूँ आधार के साथ। मेरा आधार मेरी पहचान। ये आकाशवाणी है। संसद के दोनों सदन कल राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 20 जून को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया था। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा राज्यसभा में बहस की शुरुआत करेंगे, जबकि केंद्रीय मंत्री प्रताप चंद्र षडंगी लोकसभा में चर्चा आरंभ करेंगे। जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2019 कल लोकसभा में पेश किया जाना है। आधार और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2019 भी पेश किए जाने की संभावना है। संसद का सत्र 26 जुलाई तक जारी रहेगा। सरकार कृषि पर जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों का पता लगाने के लिए कई तरह के अध्ययन करा रही है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार किसानों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। श्री तोमर ने बताया कि सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं, कीटों तथा रोगों के कारण फसल को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए 2 बड़ी फसल बीमा योजनाएं लागू की हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग और परमाणु ऊर्जा विभाग ने कैंसर के उपचार से जुड़ी गतिविधियों के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोकसभा में लिखित जवाब में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इससे कैंसर के उपचार के लिए नई तकनीक विकसित करने, कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने, अनुसंधान कार्यों के वित्त पोषण और आधारभूत संरचना के विकास में मदद मिलेगी। महाराष्ट्र में परभणी के एक किसान के पुत्र को विश्व भ्रमण के लिए चुना गया है। ये युवक दुनिया भर के युवाओं में योग का अकेले प्रचार करते हुए विश्व देखने का अपना सपना भी पूरा करेगा। इसके अलावा ये योग सीखने के इच्छुक लोगों को विभिन्न योग आसनों का प्रशिक्षण भी देगा। मुंबई से हमारे संवाददाता की विशेष रिपोर्ट। दुनिया भर में भारत अपनी सभ्यता संस्कृति के साथ गणित, विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी तथा बॉलीवुड समेत अब योग विद्या के लिए सराहा जाने लगा है। महाराष्ट्र के परभणी जिले के विष्णुदास चापके एक किसान के बेटे हैं, जिन्होंने योग विद्या की इस धरोहर को अपने इस अनोखी यात्रा पर विभिन्न देशों के लोगों को अवगत कराया। 19 मार्च 2016 के दिन विष्णुदास ने अपनी इस यात्रा की शुरुआत की। योगा हमारे देश की नई पहचान बन रही है। हर देश में भारतीय दूतावास योगा की शिक्षा दे रही है। विश्व यात्रा के अपने अनुभव के बारे में उन्होंने कहा, दुनिया के सभी देश के नागरिक, ज्यादातर पर महिलाएं योगा को अपना रही है। ब्राजील, बोलीविया, पेरू, इक्वेडोर, कोलंबिया, यहाँ तक ईरान में भी लोग योगा अपना रहे हैं। विष्णुदास की यह यात्रा योग विद्या को बढ़ावा देने वाला एक अनोखा सफर रहा। कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
बीड़ी सिगरेट का धुआं जब औरों के गले में जाता है, कुछ ही मिनटों में खून को गाढ़ा करके दिल तक जाने वाली मुख्य नसों को नष्ट कर देता है। इससे दिल में खून संचार कम होता है, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। बीड़ी सिगरेट का धुआं औरों के लिए भी जानलेवा है। इसे आज ही छोड़ें। कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800-112356 पर। भारत सरकार के स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। समाचार संध्या में आपका स्वागत है। श्रीलंका के पूर्वी प्रांत में भारत के सहयोग से आपात एम्बुलेंस सेवा शुरू होने के साथ ही ये पूरे देश में उपलब्ध हो गई है। ये सेवा अब श्रीलंका के सभी 9 प्रांत में उपलब्ध है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विशेष वीडियो संदेश के जरिए एक समारोह में कहा कि वो आरंभ से ही इस परियोजना से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि ये परियोजना भारत और श्रीलंका के सहयोग का अनुपम उदाहरण है। समारोह को श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त तरणजीत सिंह संधू ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा श्रीलंका की मदद करने वाला पहला देश रहेगा। यह सेवा पूरे श्रीलंका में 1990 फोन नंबर पर निशुल्क उपलब्ध है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय सहयोग से श्रीलंका में चलने वाली ये सबसे बड़ी अनुदान परियोजना है। आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा की नींव प्रधानमंत्री मोदी के 2015 में श्रीलंका की पहली यात्रा के दौरान पड़ी थी, जो आज पूरी तरह से क्रियान्वित हो गई है। आरंभ में इसे 2 प्रांतों के लिए शुरू किया गया था, लेकिन इसकी सफलता को देखते हुए श्रीलंका सरकार ने इसे देश भर में लागू करने की गुजारिश की थी, जिसकी प्रधानमंत्री मोदी ने 2017 में दूसरी यात्रा के दौरान घोषणा की। परियोजना के तहत भारत ने लगभग 150 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 300 एम्बुलेंस प्रशिक्षण कार्यक्रम और कंट्रोल सेंटर स्थापित किया है। श्रीलंका की स्वास्थ्य सुविधा को इस सेवा से काफी मजबूती मिली है और स्तर हमलों जैसे आपातकाल की स्थिति में सेवा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आकाशवाणी समाचार के लिए कोलंबो से संतोष कुमार। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में कल का विषय है कॉलेजों में प्रवेश से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें और आगे की राह। ये कार्यक्रम FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर रात 9:30 बजे से प्रसारित किया जाएगा। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर एक बार फिर सुन लें 1800-115767। आप हमारे स्टूडियो में 011-2331-4444 पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर भी #AskAIR का इस्तेमाल करते हुए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम दूरदर्शन के DTH, DD डायरेक्ट प्लस पर भी उपलब्ध रहेगा। भारतीय महिला हॉकी टीम ने FIS सीरीज फाइनल्स का खिताब जीत लिया है। हिरोशिमा में आज फाइनल में भारत ने जापान को 3-1 से हराया। भारत की ओर से गुरजीत कौर ने 2 और कप्तान रानी रामपॉल ने 1 गोल किया। भारतीय कप्तान रानी को टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला और ड्रैग फ्लिकर गुरजीत कौर को शीर्ष स्कोरर का पुरस्कार मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने FIS सीरीज फाइनल्स का खिताब जीतने के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम को ट्वीट कर बधाई दी है। ICC क्रिकेट विश्व कप में आज लॉर्ड्स में दक्षिण अफ्रीका का मुकाबला पाकिस्तान से हो रहा है। पाकिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए 309 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक दक्षिण अफ्रीका ने 22 ओवर में 2 विकेट पर 98 रन बना लिए हैं। हाशिम अमला 2 रन बनाकर आउट हुए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राजस्थान के बाड़मेर जिले में धार्मिक कार्यक्रम में शामियाना गिरने से 14 लोग मारे गए हैं। जम्मू कश्मीर में शोपियां जिले के कीगाम क्षेत्र में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 4 आतंकवादी ढेर। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमरीकी रिपोर्ट को खारिज करते हुए भारत ने कहा, हमारे नागरिकों के अधिकारों की स्थिति पर किसी अन्य देश या सरकार को टीका टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। संसद के दोनों सदनों में कल राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जाएगा। हिरोशिमा में भारतीय महिला हॉकी टीम ने जापान को 3-1 से हराकर FIH सीरीज फाइनल्स का खिताब जीत लिया है। और लॉर्ड्स में ICC क्रिकेट विश्व कप के मैच में पाकिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका के सामने 309 रन का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
Good evening. This is All India Radio and I am Gaura Dhawanlal with the news at 9. The headlines: at least 14 people killed in a tent collapse at a religious program in Barmer district of Rajasthan. In Jammu and Kashmir, 4 terrorists gunned down in an encounter with security forces in Keegam area of Shopian district. Rejecting US report on international religious freedom, India says a foreign entity or government has no locus standi to pronounce on our citizens' rights. Both houses of parliament to take up motion of thanks on President's address tomorrow. In sports, Indian women win International Hockey Federation Series finals, beating Japan 3-1 in Hiroshima, and Pakistan set 309-run victory target for South Africa in ICC World Cup match at Lord's. In Rajasthan, at least 14 people were killed and 50 others injured after a tent fell on them due to strong winds and rain during a religious program in Barmer district. More from our correspondent. The incident took place in Jasol village under Palotra subdivision when Ram Katha Pandal suddenly collapsed due to strong winds and rain. According to administration, large number of people were present when the incident took place. People may have died of suffocation or due to electrocution. More than 40 injured are being treated at Balotra Hospital, while 10 people have been referred to Jodhpur Medical College. Chief Minister Ashok Gehlot and Deputy Chief Minister Sachin Pilot have expressed their condolences towards the families of the deceased. Jitendra Dwivedi, AIR News, Jaipur. Prime Minister Narendra Modi has termed the incident as unfortunate. In a tweet, Mr. Modi said his thoughts are with the bereaved families and wished for a quick recovery of the injured. Union Home Minister Amit Shah has expressed pain at the loss of lives due to the mishap. In a tweet, he expressed his deepest condolences to the bereaved families and hoped for a quick recovery of the injured. 4 terrorists were killed in an encounter with security forces in Shopian district of Jammu and Kashmir this morning. Security sources said a cordon and search operation was launched by the forces at Dharamdora village in Keegam area in the wee hours after receiving inputs about the presence of terrorists there. As the forces tightened the cordon, the hiding terrorists opened fire, triggering an encounter. State DGP Dilbag Singh said the slain terrorists were locals. 4 militants have been killed, which include a militant commander, Shaukat Ahmed Mir of Hizbul Mujahideen. Apart from him, his 3 associates have also been neutralized. They all are local militants. 2 of them belong to district Pulwama and 2 belong to district Shopian. A large quantity of arms and ammunition has been recovered from their possession. India today said it is proud of its secular credentials, its status as the largest democracy and a pluralistic society with a long-standing commitment to tolerance and inclusion. To a query on the latest report on international religious freedom published by the US State Department, External Affairs Ministry spokesperson Ravish Kumar said, the Indian Constitution guarantees fundamental rights to all its citizens, including minority communities. He said it is widely acknowledged that India is a vibrant democracy where the Constitution provides protection of religious freedom and where democratic governance and rule of law further promote and protect the fundamental rights. Mr. Kumar said India sees no locus standi for a foreign entity or government to pronounce on the state of its citizens' constitutionally protected rights. Talking to newspersons, BJP leader Shahnawaz Hussain termed the US report as meaningless and absurd. It is a useless and absurd report. After independence, if any country which has been safest for the minorities in the world, and if there is an example, India is on number 1 position. Under the leadership of Narendra Modi ji, India is following the path of Sabka Saath, Sabka Vikas and Sabka Vishwas. This is All India Radio giving you the news. For quick news updates, follow us on Twitter @AIR News Alerts. Both houses of parliament will take up the motion of thanks on the President's address tomorrow. President Ramnath Kovind addressed a joint sitting of both houses on the 20th of this month.
while newly appointed BJP Working President JP Nadda will open the debate in the Rajya Sabha, Union Minister Pratap Chandra Sarangi will lead the charge in the Lok Sabha. The Jammu and Kashmir Reservation Amendment Bill 2019 is scheduled to be introduced in the Lok Sabha tomorrow. The Aadhaar and Other Laws Amendment Bill 2019 is also likely to be introduced. The Parliament session will continue till the 26th of July. Prime Minister Narendra Modi paid tribute to BJP icon and founder of the Bharatiya Janasangh, Dr. Shyama Prasad Mukherjee, on his martyrdom day today. In a tweet, Mr. Modi said, "A devout patriot and proud nationalist, Dr. Mukherjee devoted his life for India's unity and integrity." The Prime Minister said, Dr. Mukherjee's passion for a strong and united India continues to inspire everyone and gives strength to serve 130 crore Indians. BJP President and Union Home Minister Amit Shah, Party Working President JP Nadda, BJP MP Rajiv Pratap Rudy and several leaders paid tributes to Dr. Mukherjee at his portrait at the BJP headquarters in New Delhi. Mr. Nadda visited the Shahidi Park in the national capital and paid tribute to Dr. Mukherjee. Speaking on the occasion, Mr. Nadda said, BJP workers are committed to following the path and ideals of Dr. Mukherjee and appealed to party workers to make the country a strong nation. Dr. Mukherjee had a nationalist ideology and he dedicated his life to make India a strong nation. His aim was to serve the country ardently. A farmer's son from Maharashtra, Parbhani district, embarked on a solo trip to circumnavigate the world. While fulfilling his dream to see the world, the youth spread the message of yoga. More in this special report from our Mumbai correspondent. India is globally known for its significant contribution to mathematics, space, information technology and Bollywood. While the identity of this great nation has been furthered by yoga, says Vishnudas Chapke, a farmer's son from Parbhani district. Chapke shares this from his experience while travelling around 35 countries on a solo trip. Over the last 3 years, I have circled the earth by land routes. During the world journey, I have planted trees and practiced yoga. Meanwhile, this world journey, I realized that yoga is becoming identity of the country. Vishnudas Chapke embarked on this journey on 19th March 2016, extensively travelling through Asia, South America, Europe and Australia on a shoestring budget. He says yoga particularly helped during his journey when he had to walk 2 to 3 kilometers daily on an average, carrying a backpack of 23 kilos. He adds that during his stay with a family in Pacho in Colombia, he taught yoga to students. During his 2-month stay in Colombia, Vishnudas taught yoga at many schools. Whenever I used to tell foreigners that I am from India and they used to ask me, do you know yoga? So it's really wonderful that the yoga is giving a new identity. This inspiring journey of Vishnudas was a truly great contribution from an individual point of view in promoting yoga and thereby encouraging youth to adopt the path of yoga. Kunal Shinde, AIR News, Mumbai. Information Minister of Bangladesh Hassan Mahmood said that the governments of the two countries have finalized an agreement to telecast Bangladesh TV, BTV, in India. He said in Dhaka today that India and Bangladesh have also agreed to make Bangladesh Betar available in India. At the same time, DD India will also be made available in Bangladesh. BTV and Bangladesh Betar are government-owned public broadcasters of Bangladesh for television and radio. A working agreement was signed on May 7th for the purpose of broadcasting BTV. Information and Broadcasting Minister of India Prakash Javadekar gave his approval for the agreement on June 19th. Earlier on Wednesday, Mr. Javadekar had announced that BTV will be available on Doordarshan Free Dish in India. He had said that the move is in line with India's strategy to strengthen its ties with neighbouring countries, and it will promote greater cultural exchange between the two countries. In Sri Lanka, the emergency ambulance service, funded with Indian assistance, reached its countrywide coverage today with a launch in the eastern province. The service is now available in all 9 provinces of Sri Lanka. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar addressed the gathering through a special video message. He recalled his personal connect with the project since its inception and noted that the service has become a brand in itself.
The minister also recalled how the service had helped Sri Lanka during the floods and recent terrorist attacks. He also pointed out that the project was a great example of what India and Sri Lanka can achieve together. The High Commissioner of India, Taranjit Singh Sandhu, in his address mentioned that the project symbolizes the spirit of India, which is nothing but the spirit of sharing. He also noted that India will forever remain the first responder for Sri Lanka. Our correspondent has filed this report. With the inauguration of ambulance service in Eastern Province, the project has come a full circle. It was first announced for 2 provinces during PM Modi visit to Sri Lanka in 2015, and Sri Lankan government requested for its countrywide expansion, which was announced during PM's second visit in 2017. The countrywide launch began last June with participation of PM Modi through video link, and its completion is a big success story in friendly relations between the two neighbors. The whole project was financed by Indian grant assistance of around 150 crore rupees, and around 300 ambulances were provided along with manpower training and setting up of control center. The service has received overwhelming response from Sri Lankan people and have been appreciated by one and all. Santosh Kumar, AIR News, Colombo. U.S. National Security Advisor John Bolton has warned Tehran of misinterpreting as weakness President Donald Trump's last-minute cancellation of a retaliatory strike on Iran. Ahead of a meeting with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu in Jerusalem today, he said neither Iran nor any other hostile actor should mistake U.S. prudence and discretion for weakness. After Trump called off a planned attack on Iran in response to Tehran downing a U.S. drone on Tuesday, John Bolton said the U.S. military is rebuilt anew and ready to go. Etihad Airways has announced a suspension of operations through Iranian airspace over the Strait of Hormuz in the Gulf of Oman. In a statement, the national airline of the UAE said that following the decision of the U.S. Federal Aviation Administration to restrict U.S. airline operations in Iranian-controlled airspace, Etihad Airways consulted closely with the UAE General Civil Aviation Authority and other UAE airlines to evaluate the U.S. action. It said Etihad Airways has subsequently suspended operations through Iranian airspace over the Straits of Hormuz and the Gulf of Oman and will use alternative flight paths on a number of routes to and from Abu Dhabi until further notice. Ethiopia's army chief and the president of a key region have been shot dead in a wave of violence as Prime Minister Abiy Ahmed tries to push through reforms. The Prime Minister's office spokesperson, Bilens Seyum, said today that the latest unrest in the Horn of Africa nation flared yesterday in Amhara, one of the 9 autonomous regions, when a hit squad attacked a meeting of top officials. The Indian women's hockey team beat Asian Games champions and hosts Japan 3-1 in the summit clash of the FIH Series finals in Hiroshima today. The Indian men had won the FIH Series finals in Bhubaneswar recently. For India, Gurjeet Kaur scored 2 goals, while captain Rani Rampal gave India an early lead. Kanan More equalized for Japan. Gurjeet was adjudged the highest scorer of the tournament with 11 strikes to her name, while captain Rani Rampal was declared player of the tournament. The Indian team qualified for the FIH Olympic Qualifiers 2019 yesterday after securing a place in the finals of the competition with a win over Chile in the semi-finals. Today's win in the summit clash will improve world number 9 India's rankings. In the ICC Men's Cricket World Cup, Pakistan have set a 309-run target for South Africa in the league match now underway at Lord's. Electing to bat, Pakistan scored 308 for 7 in the stipulated 50 overs. Chasing the target, South Africa were 118 for 3 in 27 overs when reports last came in. And now, before we close, the headlines once again. At least 14 people killed in a tent collapse at a religious program in Barmer district of Rajasthan. In Jammu and Kashmir, 4 terrorists gunned down in an encounter with security forces in Kigam area of Shopian district. Rejecting U.S. report on international religious freedom, India says a foreign entity or government is no locus standi to pronounce on our citizens' rights. Both houses of parliament to take up motion of thanks on President's address tomorrow. In sports, Indian women win International Hockey Federation Series finals, beating Japan 3-1 in Hiroshima.
And Pakistan set 309-run victory target for South Africa in ICC World Cup match at Lord's. And that is all in the news at 9. Good night. This is the FM Gold channel of All India Radio. In the program News Analysis, now we bring you a discussion on Prime Minister's interaction with economists and road ahead. The participants are A.K. Bhattacharya, economic analyst, and Shishir Sinha, journalist. Mr. Bhattacharya, first there were pre-budget meetings with various sectors, and now there is another meeting with economist and sectoral expert. What is the message? First, let's look at the difference. Earlier pre-budget meetings were convened by the Finance Ministry, and the Finance Minister, Ms. Nirmala Sitharaman herself, was personally present at those meetings, and they were conducted with a specific idea of getting inputs for the budget. This meeting is slightly different, as in it is called by Niti Aayog, and it's a meeting with the Prime Minister. As the Prime Minister himself is reported to have stated that not every proposal or idea or inputs that were discussed at this meeting would come in the budget. So this meeting, in my view, is a little more of a long-term nature, trying to understand and analyze what the problems are and try to work out what kind of strategies need to be looked at. As you can see, the few sectors that were identified, like macroeconomy and employment, agriculture and water resources, in fact, the 5 sectors employment, let me give you that. Yeah. The first one was employment, the second one was agriculture and water resources, the third one was export, fourth one was education, and the fifth one was the health. Among the 5 sectors which we have just mentioned, which one you think that need most important priority at this moment? This is a meeting that is supposed to look at the long-term challenges, or maybe the medium-term challenges, or a 5-year kind of a challenge. I would say that certainly agriculture and employment are of immediate nature. And when I say agriculture and employment, I include water in that. And when I say unemployment, I include the macroeconomy in that, because the two are correlated. And if you look at exports, of course, it requires much greater attention. I'm not too sure what really meaningful can be done at a time when every country is raising barriers to their imports. And education and health are really long-term infrastructure building efforts, and steps taken today will bear fruit probably in 3 to 5 years or even 10 years from now. Now, coming to agriculture, we all know what kind of farm distress situation is there. Now, another figure which is coming, that almost 85% of India is facing a deficient rain or severe deficient rain. Almost the rainfall as of now is 42% below the normal. So, what government can do now to give some kind of relief to the farmer? I think not having proper rainfall is a problem and a new challenge for India's agriculture. But let me also say that the actual impact of a bad monsoon on agricultural output can be measured only after the entire season gets over, and once we know that what has been the actual distribution of rainfall, and also what has been the area-wise precipitation in different parts of the country. Because as you know, there are states in this country which have taken huge strides in building agriculture to a level where they are far less dependent on monsoon rainfall than they were even 10 years ago. So therefore, you have to see which are the areas where you have seen deficient rainfall. Not having rainfall has many impacts on the groundwater level, but if you are discussing about its impact on agriculture, I would say that we need to see that what has been the distribution of rainfall and which are the areas where the deficiency has been high, so that we can measure the real impact of deficient rainfall on food output. So it's too early to talk about rainfall deficiency and impact on agriculture. Do you expect some kind of change in agriculture, or the farm insurance thing, which has already been debated and which has already been questioned by many of the experts, that it is not giving that kind of benefit which the farmer should get? Well, I think the
Fasal Bima Yojana, or the crop insurance scheme that you're talking about, has made a beginning in a sense. Yes, there are reports that it has not made the kind of impact that it should have, but in principle, I think this idea needs to be given a longer trial before it is actually given up as a bad idea. I don't think it is a bad idea, because the idea of crop insurance is a good idea. A farmer feels more assured with the availability of insurance benefits. But I think crop insurance alone is not enough for the Indian farmers who are dependent on a variety of other inputs before they can make their both ends meet. You need to not only to make them less dependent on government procurement of their crops and allow them to take fuller advantage of the markets. The market rigidities need to be removed, and most importantly, the kind of restrictions that continue to prevail in movement of crops for securing a better price, those restrictions also need to be looked at. You will recall that in the earlier meeting of Niti Aayog, the very same ideas were discussed, and the idea of strengthening the Agricultural Produce Marketing Committee Act as well as the Essential Commodities Act, which imposes restrictions on movement of crop across the country, they were discussed. And it is these steps probably will help Indian farmers as long as they are accompanied with other steps like you mentioned about the crop insurance. Access to the market is one issue, but the problem is that the plot size is so small. For a farmer to going to market and sell their produce themselves is not very easy. So do you suggest some kind of cooperative mechanism, what we have seen in dairy sector, should be replicated in the agriculture? We have so many farmer producers association which are working after the budget announcement some years back. So do you suggest the cooperative kind of mechanism? I think you are absolutely right. Already the idea of the farmer producer cooperatives, they have gained some traction, and we have seen large number of farmer producer cooperatives, particularly in the western and northwestern parts of India. They have made headway, and I think this idea needs to be expanded and needs to be introduced in other parts of the country, particularly in the eastern part of India. A farmer producer cooperative allows the farmers to aggregate their produce and counter the negative impact of smaller holdings and their smaller output, so that they can take on the disadvantages that arise from their fragmented land holdings. So a farmer producer cooperative will help them go to market and get probably a better price for their produce, because the quantum of produce is more than what smaller landholdings would have given. In addition to that, I personally feel that a time has come where the contract farming as a concept needs to be introduced, and Indian corporate sector needs to be encouraged to take up farming through the contract farming methods in a bigger way, because if you get the Indian corporate sector and try to remove the small notifications and small rules that still come in the way of their larger expansion as a contract farmer, I think it will do a lot of good to Indian farming, because it will bring more technology and also it will bring in greater marketing linkages. So I think, yes, farmer producer cooperatives need to grow, but along with that, contract farming and entry of the Indian companies to get into farming along with the farmers is an idea whose time probably has come. Along with agriculture, as you mentioned about the groundwater level, I mean water reservoir, we have 91 water reservoir, and the level of storage capacity is much below the normal level. So do you think that the time has come to relook the interlinkages of river, the report which was produced almost 15 years back? Interlinkages of rivers is a very interesting idea and is also a very controversial idea, because there have been many reports that also suggest that interlinkage of rivers create some environmental and climate change adverse impacts. So therefore, we have to look at the interlinkage of rivers as an idea, but we should also be mindful of what the interlinkage of rivers do to the ecology, to the environment in that area. But probably equally important, if not less, would be other ideas of augmenting the water availability to Indian farmers. For example, the free availability of electricity to farmers for lifting water from their groundwater and using it as freely as possible is something that needs to be looked at, because water may not be priced,
but at least electricity which is used to pump out that water, and that water is pumped out and wasted. That is something that needs to be looked at very closely. And secondly, the peculiar phenomenon of Indian monsoons is that almost 70 to 80% of India's entire rainfall comes in just 4 months. Now what happens is, during these 4 months, that water comes and almost 60 to 70% of that water flows out into the sea. So therefore, it is necessary that in these 4 months, when 80% of your water is available, we must take necessary steps through water harvesting methods, through recharging of the groundwater aquifers. We must take necessary steps. So I don't think water for agriculture is a big problem. It is a management challenge, and I think this management challenge can be tackled without much difficulty if only we look at all the possible measures like recharging of water, water harvesting, and disincentives for misuse and wastage of water. These steps are taken in good time. And that is why Honorable President mentioned about the water conservation and management in his speech. The other concern is the employment. I mean, we have been talking about demographic dividend, but now there is a concern that whether that dividend will be really available to us or not. So what measures you are expecting to boost the job creation? Because that is one area where the government is working very seriously. A cabinet committee has been constituted under the Prime Ministership, and that committee is working on job as well as the skill development. So what are the measures which you can expect? I think it's a very difficult issue, creating jobs and creating employment for your working age population is probably the biggest challenge this country has faced. Remember that the workers' participation rate in this country has come down to almost less than 50% or 49 or 48% at a time when you have the unemployment problem. Even 10 years ago, the workers' participation rate is to be close to 70%. The problem is you have the workers, but only half of them are taking up a job or getting a job. So I think this is a real challenge. My sense is that the government is conscious of it. You also have the President of India announcing that the government will come out with a new industrial policy in tune with Industry 4.0. Now what it means is that the new industrial policy will recognize the challenges to employment of the fourth industrial revolution, which is essentially artificial intelligence, automation, technology, and quantum computing and data analytics. Now that obviously takes away a lot of the jobs, but it also creates more jobs. So I think your question on unemployment can be answered more correctly if we tackle the other issue of education. We need to be prepared to give a head start to our skilling and education programs by which we create people and train them in a manner that they are ready to take up jobs and employment which will be created in larger numbers than the kind of jobs that were created in earlier times. So quality of education and quality of job, these two are the critical thing at this moment. At the same time, do you think there is a time to redefine what is job and what is employment? I think there is a view in this country that a job is considered to be a kind of a job that when you do as a permanent job, but an employment is not necessarily a job. So there is a cultural issue here. It's necessary probably to redefine and look at how we define unemployment or how do we define joblessness. A lot of people, if you go out and ask on the streets if somebody is doing a job which is not of our service oriented 10 to 5 or 9 to 5, even if the person who is driving a car, he may answer that no, I'm not doing a job. So therefore I think it's a cultural issue, and it's time that we look at it afresh and address this issue. My final question to you, that there is also issue about consumption demand and investment demand. Now the budget is almost 12 days away from now. So do you expect some measures to boost both? Because when we're talking about employment, when we're talking about job, when we talk about farm distress, all these things have also some issues related with this particular consumption demand as well as the investment demand. See, there will be definitely some investment demand measures in this budget. You will see investments in various schemes, various projects, and I will also not rule out the possibility of some tax incentives by which people are encouraged to consume more. And I think this budget will try to address both these concerns. Thank you very much. Thank you.
You were listening to a discussion on Prime Minister's interaction with economists and road ahead. The participants were A.K. Bhattacharya, economic analyst, and Shishir Sinha, journalist. This program was produced and presented by the News Services Division of All India Radio. This program is also available on our website newsonair.com. You may email your opinion about this program at airinsttalks@gmail.com.